नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो वायुमंडल का जो संगठन है उसके जो आगे वाले पार्ट में बात करने वाले हैं कि मुख्य रूप से जो ओजोन गैस है उसका क्या महत्व है वायुमंडल में। यह अपन बात करेंगे कि जल वाष्प का जो क्या महत्व है वायुमंडल में। यह अपन बात करेंगे जो कण होते हैं, धुआं कण है, जो राख कण है, जो ज्वालामुखी के कण है, उल्का पिंड के कण हैं, जितने भी जो राख कण होते हैं उन सभी का जो महत्व क्या है वायुमंडल की संरचना में, वायुमंडल के संगठन में, वो किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कि अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ओजोन गैस, यानी जो ओजोन गैस है, और अपन कहते हैं ये ओजोन गैस है, समताप मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है, वहां पर इस गैस की उपस्थिति दर्ज की जाती है सबसे ज्यादा। वहां पर अपन बात करेंगे कि जो ओजोन गैस है तो ये ऑक्सीजन के 2 अणु प्लस 1 अणु ऑक्सीजन का मिलकर ये O3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? O3। अपन O3 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ये 3 ऑक्सीजन के अणु को अपन कहते हैं ओजोन। और ये ओजोन है जो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, इन पराबैंगनी किरणों से यह हमारी पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करती है। इसलिए इस ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा गया है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं, हानिकारक विकिरणें, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रावायलेट विकिरणें, आपने नाम सुना होगा, तो उन किरणों को पृथ्वी पर आने से ये क्या करती हैं? रोकती है। और जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको क्या कर लेती है? ये अवशोषित कर लेती हैं और ये अपने तक ही रोकती हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा पता चला है कि एक भूगोलवेता है, एक वैज्ञानिक है फोरमैन, उन्होंने अध्ययन किया कि अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जहां पर ओजोन परत है वहां उसमें क्या हो गया? छेद हो गया, वो छिद्रित हो गई, वहां पर छोटे छोटे बड़े बड़े कई छेद हो गए। उनके कारण क्या हो रहा? सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से धरातल के ऊपर आ रहा, जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें है वो सीधी धरातल के ऊपर आ रही है। उनसे आने से क्या, जैसे चर्म रोग हो सकता है, कैंसर रोग हो सकता है, अन्य कई प्रकार के जो अपन को रोग हो सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों से, तो उनके आने से। इसलिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा जो ओजोन गैस है उनका शरण नहीं होने देना। जैसे जो अक्रिय वगैरह जो गैसें होती हैं उनके कारण जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, जो वायु प्रदूषण के कारण जो ओजोन परत जो छिद्रित हो रही है, तो अपन को वायु प्रदूषण पे नियंत्रण करना चाहिए। यानी पर्यावरण प्रदूषण जितने भी हो रहे हैं उनके अगर नियंत्रण करना है, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो CO2 की का मात्रा, या परिवहन से निकलने वाले जो धुआं होता है उनसे, ये सभी क्या करते हैं? ओजोन की जो परत होती है उनको क्या करते हैं? हानि पहुँचाते हैं। इसलिए अपन को सबसे पहले अगर ओजोन परत को बचाना है पृथ्वी सूर्य की किरणों से, तो अपन को ओजोन परत को बचाना होगा, यानी प्रदूषण कम से कम करना होगा। जैसे अपन बात करते हैं, ये जो ओजोन परत है ये आपकी पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। जैसे अपन पढ़ेंगे वायुमंडल की जो संरचना में के सौभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बरीय मंडल होता है। तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में ये इसकी जो किलोमीटर में अगर बात की जाए तो ये लगभग 16 से 18 से किलोमीटर से लेकर लगभग 50-60 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन परत। और ओजोन परत है, इसकी ओजोन गैस की जो सर्वाधिक सांद्रता है वो आपकी 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य रहती है। कितनी? 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य इसकी सर्वाधिक सांद्रता रहती है। जैसे अपन बात करते हैं कि ओजोन गैस के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि ओजोन गैस, ये जो ओजोन गैस है ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं द्वारा, उसको अपन O3 से संकेत के रूप में दर्शाते हैं। और यह जो वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में मिलेगी आपको, देखो कितनी मात्रा में? 0.00006, यानी 4 जीरो, यानी बहुत ही कम मात्रा इसकी आपको वायुमंडल में देखने को मिलेगी इसको। और ये सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशील गैस है, जैसे अपन ये बात कर सकते हैं, यह अल्पकाल, ये बिल्कुल ही कम मात्रा में पाई जाती है और ये एक प्रकार की अक्रिय गैस है। इसका एक तरफ इसका निर्माण होता है तो दूसरी तरफ इसका विनाश होता है, ये नष्ट होती है। ये जब O3 में अगर बदलती है तो ये O2 और O में बदल के ये टूट भी जाती है। कई ऐसी जो
प्रक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, उनके द्वारा क्या होता है, ये ओजोन परत का विनाश भी होता है और ओजोन परत का निर्माण भी होता है। इसलिए ये चलता रहता है। एक तरफ ओजोन बनेगी तो दूसरी तरफ टूटेगी, वियोजन होगा, नष्ट होगी। जैसे अपन बात करते हैं सूर्य द्वारा ओजोन परत सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, इनको अवशोषित कौन करती है, ये अपन की ओजोन परत करती है। ये अपन को उन अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। जैसे अपन बात करते हैं वर्तमान में हेलोजन गैसों की अत्यधिक उत्सर्जन के कारण यह परत छिद्रित हो गई है। यानी इस परत के अंदर, जैसे ये परत है, इसके अंदर ऐसे छेद हो गए इस प्रकार से, तो ये परत जो है छिद्रित हो गई। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी को सूर्य की किरणों से हानि होगी। तो देखो, और इस छिद्रण के कारण जो इनका जो ऋणात्मक प्रभाव देखा जा रहा है, यानी जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका जो ऋणात्मक प्रभाव पृथ्वी के ऊपर देखा जा रहा है। क्योंकि जो हेलोजन गैसें होती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी जो गैसें होती हैं, ये जैसे सूर्य की जो किरणें आ रही है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जैसे सूर्य की किरणें, ये सन है, ये आपका धरातल है, यहाँ सूर्य की किरणें तो आ रही है, ये आ रही है आराम से, लेकिन जो ये वायुमंडल है, ये वाला, ये वायुमंडल, तो इस वायुमंडल के अंदर जो सूर्य से वापस जाने वाली जो किरणें हैं, इनको ये क्या कर देती है, हेलोजन गैस इनको रोक लेती है और यहाँ पर ये पृथ्वी के धरातल के पास ही रखती है और पृथ्वी का धरातल अति तापमान, यानी तापमान बढ़ जाता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, या अपन कह सकते हैं कि भूमंडल का तापन या भूमंडलीय तापन या भूतापन कहते हैं। यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है इन गैसों के कारण। क्योंकि ये जो गैस है, ये जो सूर्य से वापस जो पृथ्वी से टकराकर जो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है, उनको वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती है ऊपर की ओर, और पृथ्वी के धरातल के आसपास के तापमान को बढ़ा देती है। तो ये मुख्य कारण है हेलोजन गैसों के कारण। तो देखो, ब्रिटिश, अब एक जो भूगोलवेत्ता हुए थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने, यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर फोरमैन ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर जा देखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो ओजोन परत है वो पूरी छिद्रित हो गई, यानी वो जर्जर अवस्था में अपन कह सकते हैं। तो देखो, उसके ऊपर एक परत में छिद्र को बताया गया है। उन्होंने कहा, उन्होंने जब अध्ययन किया, उनकी एक जब टोली, उनका जो समूह गया था, ब्रिटिश समूह, वो 1980 में गया था और उन्होंने वहाँ पर रिसर्च किया और उनका एक जो समाचार पत्र है, अपन कहते हैं वैज्ञानिक पत्रिका, जो उन्होंने नेचर नाम से एक 1985 में प्रकाशित हुई, उन्होंने उस पत्रिका में बताया इस बारे में कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या है, एक छिद्र है। और ओजोन को जब मापने की जो इकाई होती है ना, वो मुख्य रूप से अपन मापते हैं इसको डाप्सन में। किस में मापते हैं? तो डाप्सन में। तो ये तो हुआ ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत का क्या महत्व है। अब अपन बात करते हैं गैसीय पदार्थ, धूलकण, एरोसोल, इनका क्या महत्व। जैसे देखो, हिमकण, यानी जो बर्फ के जो कण होते हैं, समुद्री नमक के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, या राख होती है, कालिक धुएं के कण होते हैं, या उल्कापिंड। जैसे अपन बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली जो धुआं वगैरह होता है उनके कण, या जो जीवाश्म ईंधन जलता है तो उनका जो वायुमंडल में धुआं वगैरह जाता है उनके कण, या जो उल्कापिंड से जो उल्कापिंड गिरती है अंतरिक्ष में, तो कई कई छोटे उल्कापिंड होते हैं, या जो कमजोर उल्कापिंड, वो क्या धरातल पे आते ही नहीं है और वो वायुमंडल में, मध्य मंडल में उल्कापिंड का प्रभाव अपन को देखने को मिल रहा है, वहाँ तक आते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, और उनके जो अवशेष होते हैं वो वायुमंडल में धीरे धीरे वहीं पर निलंबित होते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। जो कण वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो वो कण वहाँ पर टूट के घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो ये वायुमंडल में जो कण होते हैं उल्कापिंड के भी, ये क्या करते हैं, ये कण वहाँ पर निलंबित रूप से, यानी स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। ये कण पवन द्वारा तथा सहवनीय तरंगों द्वारा, ये कण जो अब वहाँ पर क्यों रहते हैं, इतने ऊपर पृथ्वी के सतह पर क्यों नहीं आते, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो पवन है, ये जो हवा चलती है, ये इनको ऊपर की ओर धकेल देती है, या जो पृथ्वी की जो धरातलीय तरंगों के ऊपर ये जो सहवनीय तरंगें होती है, ये इन कणों को क्या ऊपर उठा देती है और इनको वहीं रखती है। इसके कारण, इन पवन के कारण और सहवनीय तरंगों के कारण, ये जो कण होते हैं ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ही पाए जाते हैं, पृथ्वी के निचले वायुमंडल में नहीं पाए जाते, इनके कारण।
फिर देखो ये शोभ सीमा के ऊपर ही उपस्थित रहते हैं पवन के कारण और सहवनीय तरंग के कारण। शोभ सीमा की जो ऊंचाई है वो लगभग 16 से लेकर आपके 18 किलोमीटर के मध्य मिलेगी। शोभ मंडल के ऊपर का जो 2 से 3 किलोमीटर का मध्य का जो भाग होता है उसको अपन शोभ सीमा कहते हैं। फिर देखो ये संघनन प्रक्रिया द्वारा संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि यह आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं। अब जैसे मैं बता दूं ये वायुमंडल के अंदर ये सूर्य के ये कण है, जैसे ये अब जैसे बारिश होगी तो बारिश की जो बूंदें होती है या जो जल वाष्प होती है जो वायुमंडल में वो इनके चारों ओर इन कणों के चारों ओर क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं इन धूल के कणों के चारों ओर। तो ये इन कणों को अपन क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं, क्योंकि जल वाष्प को अपन क्या कहते हैं, आर्द्रता, और जल वाष्प होती है इन कणों के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, लिपट जाती है, तो इनको कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक की उपाधि दी गई है कणों को। फिर अपन बात करते हैं ये जो कण होते हैं, ये कण सूर्य से आने वाले पराबैंगनी जो सूर्य की किरणें होती है उनके जो प्रकाश होता है उनको विकृत कर देते हैं। जैसे कोई ये कण है, इसके ऊपर मान लो ये प्रकाश आएगा सूर्य का, तो ये इसको क्या कर देगा, इसे विकृत कर देगा, यानी फैला देगा इनको। तो देखो इनके कारण, अब फैलने के कारण क्या क्या होगा, इनका महत्व क्या, देखो ठोसीय पदार्थ के द्वारा सूर्य तथा पार्थिव विकिरणों का परावर्तन होता है, यानी जो विकिरण आती है उनका परावर्तन होता है, तथा प्रकीर्णन भी होता है। क्या होता है प्रकीर्णन का मतलब फैलना। अब जब ये फैलेगा तो कौन कौन से इसको क्या प्रभाव हो सकते हैं, देखो जिससे वायुमंडल का तापक्रम क्या होता है, बना रहता है इनके कारण। किनके कारण, पार्थिव विकिरण के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और सूर्य के कारण। इनके कारण पृथ्वी का तापमान बराबर बना रहेगा वायुमंडल का, और इससे आकाश का रंग नीला हो दिखाई देगा। यानी जो आकाश में जो कण है वो इनके रंगों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं ये कण। तो ये आकाश का रंग अपन को नीला क्यों दिखता है, इसके कारण। दूसरी बात, वर्षा ऋतु में जो इंद्रधनुष बनता है वो अपन को क्यों दिखता है, इन कणों के कारण, क्योंकि जल वाष्प होती है और वो फिर उनके जो प्रकाश होता है उनको फैला देते हैं, तो अपन को अलग अलग रंगों के रूप में दिखता है, तो वो इंद्रधनुष हो गया। फिर बात करते हैं जब सूर्य अस्त और जब सूर्य उदय होता है तो उस समय आपको लाल लालिमा दिखेगी, यानी लाल लाल कलर दिखेगा सूर्य के चारों ओर, या सूर्य जो अपन का सूर्यास्त और सूर्य उदय का जो टाइम होता है ना वो लाल लाल दिखता है। वो क्यों दिखता है, इन कणों के कारण, धूल के कणों के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना, आकाश का रंग नीला, वो सूर्य उदय और अस्त के समय का जो रंग लाल, या अपन कहेंगे जो इंद्रधनुष के जो निकलता है वर्षा ऋतु में वो, ये सभी कण किसके कारण, इन गैसीय कणों के कारण या धूल कणों के कारण अपन को दिखते हैं। फिर अपन बात करते हैं जल वाष्प, यानी जल वाष्प का क्या महत्व है। अब जल वाष्प के बारे में बात करते हैं। अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल में जो भी जल की मात्रा होती है जो छोटे छोटे बूंदों के रूप में जल वाष्प, उसी को अपन क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अपन क्या कहते हैं कि वायुमंडल में जितनी ज़्यादा, यानी पवनों में जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी तो वर्षा उतनी ही अधिक होगी कि नहीं होगी। और आर्द्रता कहाँ पर है सर्वाधिक, जहाँ पर सूर्य का तापमान भी ज़्यादा है विषुवत रेखा पर, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों पर सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक दिन रोजाना बारिश होती है, वहाँ पर ताप भी अधिक है और आर्द्रता भी अधिक है, वहाँ पर नमी की मात्रा अधिक रहेगी। तो अपन क्या कहते हैं, जो वन वगैरह होते हैं वो भूमध्य रेखा पे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। जैसे अपन बात करते हैं ये जो सर्वाधिक परिवर्तनशील है, जल वाष्प क्या होती है, सर्वाधिक परिवर्तनशील होती है, और ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, हमेशा जल वाष्प निकलती है। धुआं राख के कणों के साथ में क्या निकलता है, जल वाष्प निकलते हैं ज्वालामुखी से। ये जो एक परिवर्तनशील अवयव है ये हवा में, यह वायुमंडल में जब अपन इसकी जो अपन 2 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे, अगर धरातल से अपन 2 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 50% जो आपको 2 किलोमीटर के अंदर जल वाष्प की मात्रा मिल जाएगी। फिर अगर और ऊपर अपन 8 किलोमीटर जाते हैं तो लगभग 90% की जो जल वाष्प की जो मात्रा है वो आपको मिल जाएगी 8 किलोमीटर तक, बाकी वाला ऊपर रहता है। तो ये 8 किलोमीटर तक लगभग जल वाष्प की मात्रा कितनी हो जाती है, 90% हो जाती है। देखो वायुमंडल में जल वाष्प को अपन क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, और वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता या औसत आर्द्रता 2 से लेकर 4 के मध्य होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 से लेकर 4 के मध्य होनी चाहिए।
भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक आर्द्रता। अब भूमध्य रेखा पर मैंने अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक आर्द्रता होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर डेली बारिश होती है, प्रतिदिन बरसात होती है। फिर अपन बात करते हैं मौसमी दशा। मौसमी दशा यानी जो अपन कहते हैं ना कि जो जल वाष्प अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होगी तो वर्षा अधिक होगी। तो इनके कारण क्या होता है, जो सभी जो मौसमी घटनाएं होती है यह इनको नियंत्रित करने वाला कारक होता है जल वाष्प। आपको जैसे वर्षा कब होगी, क्यों होगी वर्षा? क्योंकि जल वाष्प वायुमंडल में अधिक होगा तब होगी। तो जो मौसमी घटनाओं को नियंत्रित करने वाला अगर आपको तत्व पूछे तो आपको ये ध्यान रखना, जल वाष्प होता है। क्या होता है? जल वाष्प होता है नियंत्रित करने वाला। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से कि जो ओजोन परत का क्या महत्व है वायुमंडल के संगठन में, और ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। ओजोन परत है, जो ओजोन गैस है वो आपके ओजोन परत में पाई जाती है, और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना। और सर्वाधिक सांद्रता ओजोन परत की है आपको 12 से लेकर 22 किलोमीटर मध्य। कहाँ पर मिलेगी? 22 से लेकर 35 किलोमीटर। सर्वाधिक आर्द्रता अगर इसकी ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पूछी जाए कहाँ मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है 22 से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य, या अपन ऐसे कह सकते हैं अगर सीधा पूछे तो 16 से लेकर 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के मध्य। फिर हमने जल वाष्प का महत्व जाना, और फिर हमने जाना कि जो कण वगैरह होते हैं इन कणों का क्या महत्व है। तो ये सभी जो वायुमंडल का जो निर्माण करते हैं, संगठन में बनाने में योगदान देते हैं, इन सभी कणों का मुख्य रूप से। थैंक यू।